नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ज्ञान दर्शन चैनल का और IEFA का, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम करवा रहे हैं लोगों की जागरूकता के लिए। और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, मौका देने के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं जिन विषयों पर बात करने जा रहा हूँ वो विषय हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या में भी काम आते हैं और हम उन पर चर्चाएँ करते हैं। होता क्या है कि बस उनको चर्चाओं को हम एक मूर्त रूप नहीं दे पाते या साइंटिफिकली उनको नहीं समझ पाते। तो मैं ऐसे ही कुछ विषयों पे आज बात करूँगा। वो विषय जैसे एक होगा इकोनॉमी, और इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की क्या आवश्यकता है। इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स है, जो इकोनॉमी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, वो है नेशनल इनकम। और उस नेशनल इनकम के लिए जब हम नेशनल इनकम में बात करेंगे तो जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। इकोनॉमी को समझने के लिए जो रियल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो एक इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी हम साथ में लेके चलते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है, उसके क्या रीजन्स हैं, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार या भारत की क्या संस्था, कोई भी जैसे आरबीआई है, क्या एक्शंस लेती है और उनका क्या इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं इन सब टॉपिक्स पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं सब बात करना चाहूँगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना, काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि भारत विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। ये भारत के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी बना है। ये बात अलग है कि आज से 200-300 साल पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन किसी कारणवश वो आज दोबारा से उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है और वो मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जब हम भारत को बोल रहे हैं तो वो कैसे हमने वैल्यूएट किया, उसका क्या इम्पैक्ट है, आम जन को क्या उससे फ़र्क पड़ने वाला है। मैं हल्का सा इस बात को टच करते हुए फिर इकोनॉमी को कैसे हम डिफाइन करते हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री और अ रीजन। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे बेच रहे हैं, उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। उसमें इकोनॉमी जो कंसेप्ट है वो भारत के लिए नया नहीं है, क्योंकि भारत में अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो वहाँ 4 पुरुषार्थ की जब बात करते हैं तो उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो दूसरा हमारा पुरुषार्थ है वो अर्थ है। यानी अर्थ का मीनिंग, अर्थ का यूटिलाइजेशन और अर्थ का उपयोग, यूज हम कैसे करते हैं, भारत बहुत पहले से जानता है। हमने उसको डिफाइन किया है, लेकिन वो किसी कारण से वो लोगों के सामने नहीं आ पाया और हम अपनी बात को उस गर्व के साथ नहीं कह पाए, जिसकी वजह से आज भारत को हम उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, चाहे किसी भी फील्ड में हो। उसमें इकोनॉमिक्स भी एक फील्ड है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर इकोनॉमी भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें या किसी भी जगह, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये इकोनॉमी दर्शाता है। इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है या किसी भी देश की इकोनॉमी है, उसको समझने के लिए जिस की हमें आवश्यकता है, जिस मोड्स की आवश्यकता है, वो हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। इकोनॉमिक्स को अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। अब मैं यहाँ पे अर्थशास्त्र में जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एडम स्मिथ जी का जिक्र करते हैं और उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इसकी बात करूँ तो भारत के लिए इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी बहुत पुराना है। मौर्य काल में आचार्य चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अर्थशास्त्र है। वो आज के अर्थशास्त्र बहुत काफ़ी वाइडर है और उस अर्थशास्त्र में पूरे राज्य को या किसी देश को या किसी क्षेत्र को कैसे चलाया जाता है, उसमें कर कैसे लगाना चाहिए, उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में एक इकोनॉमी को, एक संस्था, एक राज्य को चलाने का पूरा विवरण दिया हुआ है। तो भारत के लिए इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट भी नया नहीं है। पूरी दुनिया के लिए हो सकता है वो नया हो, 18वीं सदी में एडम स्मिथ के थ्रू आया हो, लेकिन भारत के लिए वो बहुत पहले है, यानी लगभग 2500 साल पहले तो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ हमारे पास है। उसी बात को मैं अपनी बात को और थोड़ा सा वजन देने के लिए
ये कहना देख बताना चाहूँगा कि जब आप इकोनॉमिक्स में जो वर्ड्स है इकोनॉमिक्स उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उस वर्ड इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड अपने आप में पहले किसी और से हमने बोरो, इंग्लिश लोग जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने भी बोरो किया है। तो ये बात कन्फर्म है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो बात लागू हो रही है वो बाकी और भी देशों के परिप्रेक्ष्य में लागू हो रही है। यानी इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ से पहले भी है। जो वर्ड इकोनॉमी ग्रीक का वर्ड है उसमें जो वर्ड है वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो यानी वो भी मैनेजमेंट की बात कर रहा है। जब इकोनॉमी का हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो वो भी अर्थव्यवस्था यानी मैनेजमेंट ऑफ मीन्स में आपके पास लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास मैन पावर है और जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनका मैनेजमेंट। वही चीज़ जब हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में पढ़ते हैं और जब हम सैद्धांतिक रूप से उसको पढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन गई। एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा है। तो इसका मतलब वैसी विज्ञान जो वेल्थ के बारे में हमें अध्ययन करा रही है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को जब हम आज की डेट में और थोड़ा सा उसको हमने और एक्सप्लेन किया, क्लैरिफाई किया और उसको दो प्रोस्पेक्ट में, दो डिविजन्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। अब यहाँ पे मैं अपनी बात को फिर रिपीट करना चाहूँगा, जो माइक्रो वर्ड है अगर उसकी हिस्ट्री में हम जाते हैं तो वो भी ग्रीक से लिया हुआ है और मैक्रो वर्ड भी ग्रीक के मैक्रोस वर्ड से लिया हुआ है। और वहाँ पे माइक्रो का मतलब भी छोटा लेवल है, यानी कि एक छोटे लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, और मैक्रो एक बड़े लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं। यानी माइक्रो जब हम किसी हाउस होल्ड की या बिजनेस की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमी से हम समझेंगे, और जब हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, एक रीजन, एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम मैक्रो यानी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में उसको समझेंगे। ये इकोनॉमिक्स के दो ब्रॉडर रूप हुए। उनमें से जब अब हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी ही आज का विषय है, तो इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमी है क्या, जैसे इकोनॉमी एक प्रोडक्ट्स की कंजम्पशंस और सेल और उसकी परचेज से हम इकोनॉमी को बना रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, आखिर हमने ये कैसे जाना कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मैं उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो हम समझते हैं नेशनल इनकम से। जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम मीन्स द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कोई देश जितने भी उसके फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको जब वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को जब हम समझना चाहते हैं तो जो ब्रॉडर वाइडर प्रोस्पेक्ट में जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे एक बड़ा एक प्रिंसिपल है जीडीपी, दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी को बात करते हैं तो जीडीपी क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। जीडीपी अगर मैं इसको स्लाइड से रीड करूं तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country's borders in a specific time period and includes anything produced within its border by the country citizens and foreigners। यानी कि जो भी मेरी बॉर्डर के अंदर, यानी हमारी जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या कोई भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेरी जीडीपी का पार्ट है। उसकी जो वैल्यू है वो मेरी जीडीपी है। यानी कि अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आके कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो वो मेरी जीडीपी का पार्ट है। तो जो वो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो मेरी जीडीपी में एक एडिशन हो रहा है और इसको हम जीडीपी की बात करते हैं, वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई। तो भारत जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो वो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। सेम जब हम जीडीपी में जा रहे हैं तो एक ग्रॉस जीडीपी होगी, एक दूसरा वर्ड है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, जब हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो रियल जीडीपी में आपका जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है हम उसको माइनस कर देते हैं। मान एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और 1000 प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के हैं तो 10,000 मेरी जीडीपी हुई। लेकिन मेरी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ के 100 से 110 हो गई तो मेरी जीडीपी 11,000 रुपये की हो गई।
तो इसमें क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट है जिसकी वजह से मेरी जीडीपी बढ़ी है। तो जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हम इसमें से हटा देते हैं, तो रियल जीडीपी मेरी आ जाएगी। जो जीडीपी की जो कैलकुलेट करने की अलग अलग अप्रोचेज हैं, उनमें से एक अप्रोच है एक्सपेंडिचर अप्रोच, जो जिसको सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। उसमें हम जो फॉर्मूला है उसका जीडीपी का, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो कंजम्पशंस, यानी जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी सर्विसेज हमने अवेलेबल की है, उनको कितना हमने कंज्यूम किया है। जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार ने जो हमसे रेवेन्यू अर्न किया है उसमें से कितना सरकार ने वापस इकोनॉमी के अंदर खर्च किया है। और थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट की कितना टोटल इन्वेस्टमेंट होकर वो इकोनॉमी का वापस से पार्ट बना है। और एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है वो भी हम जीडीपी में कंसीडर कर रहे हैं। जीडीपी के अलावा जो दूसरा फैक्टर्स है जो हम कंसीडर करते हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे ना इसमें भी अगर आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को पढ़ेंगे तो एक वर्ड आ रहा है नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, या राष्ट्रीयता की जब हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ टोटल वैल्यू of all the final products and services turned out in a given period by the means of production owned by a country's residents। यहाँ पे अब देखेंगे एक वर्ड मिसिंग है, टेरिटरी। जब हम अपने जो भारत के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हैं और वो वहाँ बाहर भी कोई अर्न कर रहे हैं, तो वो जीएनपी का पार्ट बनेगा। यानी यहाँ पे हम बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं और हम रेजिडेंट ओरिएंटेड, यानी अपने पीपल्स के बेसिस पे जो अर्न कर रहे हैं वो मेरी जीएनपी का पार्ट है। तो जीएनपी इज कॉमनली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ऑफ सम पर्सनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड एनी इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स माइनस इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाई फॉरेन रेजिडेंट्स। यानी जो भारत के अंदर कोई फॉरेनर आके अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको जब हम जीएनपी की कैलकुलेशन करेंगे उसमें से उस अमाउंट को हम हटा देंगे। यानी जो भारत के लोग हैं या जो भारतीय हैं उन्होंने पूरे विश्व में कहीं भी रहकर जो भी अर्न किया है वो मेरी जीएनपी का पार्ट होगा। इसके बाद जीएनपी के बाद अगर मैं जीडीपी वर्सेस जीएनपी के डिफरेंसेस जो मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया, अगर उनको मैं एक क्रक्स दूं पीपीटी के माध्यम से, तो जीडीपी लुक्स एट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स, while GNP is the market value of goods and services produced by all citizens of the country both domestically and abroad। यानी कि कहीं भी रह के, चाहे भारत में रह के या भारत से बाहर रह के जो सिटीजन्स अर्न कर रहे हैं वो जीएनपी का पार्ट है। भारत की सीमाओं में रह के जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी का पार्ट है, जीएनपी के पार्ट में वो नहीं आएगा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ द लोकल ओब्लिक नेशनल इकोनॉमी। GNP represent how its nationals are contributing to the country's economy। यानी GDP नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा है और GNP नेशनलिस्ट यानी भारत के जो लोग हैं वो अपनी इकोनॉमी में अपने कंट्री में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो सपोज मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल मैंने पीपीटी में लिया है। फॉर एग्जाम्पल एन कनाडियन इंटर्न वर्किंग इन इंडिया हु सेंड्स हिज इनकम होम टू कनाडा। यानी एक कनाडियन व्यक्ति है वो इंडिया में रह रहा है, यहाँ अर्न कर रहा है और अपने जो भी कमाया उसको अपने देश कनाडा वापस भेज रहा है। या कोई जर्मन इन्वेस्टर है उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो जो भी डिविडेंड अर्न कर रहा है वो जर्मन वापस भेज रहा है, तो बोथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी। यानी वो जीएनपी का पार्ट, दोनों की अर्निंग्स नहीं होंगी। लेकिन ये कोई ऐसा इंडियन है जो यूएसए में वर्क कर रहा है और अपनी अर्निंग्स को इंडिया में भेज रहा है तो वो जीएनपी का पार्ट बनेगा। जब हमने जीडीपी की बात करी थी तो जीडीपी की दो फॉर्म थी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने जैसे पहले बताया, रियल जीडीपी में जो हमारी जीडीपी है उसमें से इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हम माइनस कर देते हैं। तो रियल जीडीपी यानी एक्चुअल पिक्चर, यानी जो प्रोडक्शन की वजह से या सर्विसेज की वजह से जो मेरी जीडीपी में ग्रोथ आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, वो एक एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने आएगी।
रियल जीडीपी के माध्यम से, क्योंकि जीडीपी तो हो सकता है प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई हो, तो उसको रियल जीडीपी को समझने के लिए एक इन्फ्लेशन के फैक्टर को हमें समझना होगा। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को मैं दो टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इन्फ्लेशन किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, इसलिए वो जीडीपी बढ़ रही है मेरी, तो वो प्राइस इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से मेरी जीडीपी बढ़ रही है। और जब एक प्राइस का जो इंक्रीमेंट है वो इन्फ्लेशन काउंट हो रहा है। यानी कोई चीज़ पहले मैं 100 रुपये में खरीद रहा था, आज वही वस्तु के उसी को खरीदने के लिए अगर मुझे 120 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 120 होगी, यानी इन्फ्लेशन का फैक्टर 20 रुपीज़ आ गया। या अगर मैं दूसरी फॉर्म में इसकी बात करूं करेंसी की टर्म्स में, तो ऐसे कोई है कि मेरे पास करेंसी फिक्स है, पहले उस करेंसी से मान लो कोई प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा था बाजार में और 100 रुपीज़ में मुझे वो प्रोडक्ट 1 kg में परचेज कर पा रहा था, लेकिन आज मेरे पास वही 100 रुपीज़ है, जब मैं बाजार में उस 100 रुपीज़ से कुछ परचेज करने जा रहा हूँ तो वही प्रोडक्ट 1 kg ना मिलके 800 ग्राम यानी 800 ग्राम मैं ले रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है और वह गुड्स या सर्विसेज पहले के मुकाबले आज की डेट में मैं कम परचेज कर पा रहा हूँ या कम में ला पा रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन के दो पैरामीटर्स हुए, या तो प्राइस इंडेक्स की तरफ से भी हम उसको समझ सकते हैं या मेरी परचेजिंग पावर जो रिड्यूस हो रही है उससे भी समझ सकते हैं। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम आजकल अखबारों में भी बहुत बार आता है कि महंगाई बढ़ रही है और उसके जो सरकार कुछ आंकड़े हमें पेश करती है। तो सरकार जब इन्फ्लेशन को काउंट करती है या मेजर करती है तो वो बेसिकली किन पैरामीटर्स के बेसिस पे उस इन्फ्लेशन को काउंट करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से जो दो मेजर फैक्टर है जिन पे गवर्नमेंट और आरबीआई और गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और हमें बताते हैं कि इन्फ्लेशन की दर क्या है, यानी इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसका रेट क्या है। उसके जो दो मेजरमेंट के जो तरीके हैं वो बेसिक फैक्टर्स हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है द प्राइस ऑफ गुड्स एट अ होलसेल स्टेज। यानी कि जो गुड्स की होलसेल स्टेज है, यानी यहाँ बल्क में क्वांटिटियाँ सेल परचेज हो रही हैं या फैक्ट्री लेवल पे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लेवल पे जो प्राइस में इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ पे जो प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे जो हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हमने इन्फ्लेशन को काउंट किया है। इसमें जो मेन फैक्टर्स है वो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स के में इंडेक्सेशन की बात करते हो तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन द गुड्स ओनली। सेकंड जो इंडेक्स है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एंड कंज्यूमर फाइनल किसी गुड्स को परचेज करने के लिए जो प्राइस पे कर रहा है उस लेवल पे वो कितना प्राइस पहले के मुकाबले ज़्यादा पे कर रहा है, हम उससे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें गुड्स और सर्विसेज को हम दोनों को पार्ट्स दोनों का रोल हम इसमें मेजर करते हैं कि एक एंड कंज्यूमर गुड्स के लिए कितना खर्च कर रहा है, सर्विसेज के लिए कितना खर्च कर रहा है और वो पर्टिकुलर पीरियड में यानी पिछले ईयर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले मंथ्स के मुकाबले कितना ज़्यादा पे कर रहा है। उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन जो रेट में इंक्रीज आया है वो हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं और उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि एक मैं कंज्यूमर हूँ, मैं 10 सर्विसेज ले रहा हूँ और 20 प्रोडक्ट मैं डेली लाइफ में अपनी यूज कर रहा हूँ, तो मेरी एक बास्केट बन गई जिसमें 20 गुड्स हैं और 10 सर्विसेज हैं। अगर मैं 20 गुड्स और 10 सर्विसेज के लिए मान लीजिए 1000 रुपीज़ पहले एक्सपेंड कर रहा था, आज की डेट में उसी क्वांटिटी के लिए उन्हीं सर्विसेज के लिए अगर मैं 1100 रुपये पे कर रहा हूँ तो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेरी बास्केट की जो साइज है वो 1000 रुपये से बढ़ के वैल्यू की फॉर्म में 1100 रुपये हो गया, यानी इन्फ्लेशन का रेट 10% हो गया। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीका है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट एजेंसियां काम करती हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट के बेसिस पे ये मेजर करते हैं और जिसका इम्पैक्ट वो अलग अलग फैक्टर्स में, जैसे प्राइमरी गुड्स पे क्या फ़र्क आ रहा है, सेकेंडरी गुड्स पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, अर्बन में कितना फ़र्क है, रूरल में कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट करके उसके बेसिस पे एवरेज आउट करके एक इन्फ्लेशन का रेट फाइनल करते हैं।
तो ये हुई हमारी इन्फ्लेशन की बात। ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि उसकी गुड्स की रिक्वायरमेंट बास्केट टू बास्केट चेंज हो और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसी पे ज़्यादा आए किसी पे कम आए, लेकिन गवर्नमेंट उस तरीके से ना काम करके एक जनरल एक पूरी एज इकोनॉमी इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है वो मेजर करती है। तो वो गुड्स के बेसिस पे एक ओवरऑल अप्रोच पे काम करती है, जो कई बार हमें लगता है कि सरकार जो आंकड़े दे रही है उसके मुकाबले इन्फ्लेशन ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे मेरा एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है, यानी मैं ऐसे कुछ गुड्स या सर्विसेज ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ जिनमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो सरकार जब रीजन इन्फ्लेशन की बात करती है तो वो अलग एक फैक्टर्स पे बात करती है, इसलिए हमारा कंपैरिजन गवर्नमेंट के आंकड़ों से कई बार मैच नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट की अप्रोच और हमारी अप्रोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। गवर्नमेंट लार्जर अप्रोच पे बात कर रही है और मैं स्मॉल अप्रोच पे बात कर रहा हूँ। जो रीजन्स हैं इन्फ्लेशन के, काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर 3 रीजन है जिनकी मैं बात करूँगा, एक है डिमांड। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो जब सप्लाई लिमिटेड है या सप्लाई को बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस कई बार एकदम से बढ़ जाती हैं। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो कॉस्ट हो सकती है। जैसे प्रोडक्ट के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ गया, या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी चेंज हुई, किसी रॉ मटेरियल पे सरकार का टैक्स रेट बढ़ गया, या सरकार की किसी पॉलिसी की वजह से सप्लाई चेन में कोई ब्रेक आ गया, या कोई बाहर किसी और फॉरेन कंट्री की वजह से प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमें टाइमली सप्लाई नहीं मिल पा रही। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कई बार रॉ मटेरियल या कंजम्पशंस जो गुड्स है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उनकी प्राइस बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे आएगा, तो उस फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। तो यानी कॉस्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन आ सकती है। ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है जिसको हम बिल्टअप इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका बेसिक जो है कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उसमें एक स्टाफ काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, तो रॉ मटेरियल की प्राइस भी सेम है, बाकी सारी चीज़ें भी सेम है, लेकिन लेबर इंडेक्स बढ़ गया या लेबर को किसी कारण से या स्टाफ की सैलरी बढ़ रही है, तो उसकी इम्पैक्ट की वजह से भी गुड्स की कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो जो इन्फ्लेशन के मेजर 3 कारण है, डिमांड है, दूसरा कारण है रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, तीसरा लेबर के प्राइस बढ़ने से या उनका एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी कई बार गुड्स की कॉस्ट बढ़ती है, जो जिसको हम इन्फ्लेशन का एक रीजन मानते हैं। इन्फ्लेशन के जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आजकल भी हम देख रहे हैं बहुत इन्फ्लेशन हाई है। 3-4 महीने कोविड के बाद हमने सबने जज भी किया है कि महंगाई, बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन और जीडीपी में एक बैलेंस करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज और खुद गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जिनको अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग तरीके से अब एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियां। ऐसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में जो एक काम होता है, वो एक पॉलिसी है जिसकी हम बार बार न्यूज़ में भी चर्चा सुनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मीटिंग। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई भारत में गवर्न करती है, यानी हर देश की जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। उस मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे आरबीआई बहुत सारे डिसीजंस लेती है जिनका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में या इकोनॉमी की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी की मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो मेन फैक्टर्स हैं जिनको आरबीआई बेसिकली क्रॉस कंट्रोल करती है या क्रॉस चेक करती है, जिनके इम्पैक्ट से वो ओवरऑल इकोनॉमी और ग्रोथ को काउंटर करती है, वो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, जो मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं। यहाँ में रेपो रेट का मतलब है, रेपो रेट मीन्स रीपर्चेज ऑप्शन, यानी रेट बाय विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू द अदर बैंक्स। यानी आरबीआई के पास जो अपने फंड्स हैं, वो जब जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको जिस रेट पे लोन देती है, यानी रेपो रेट, वो जो रेट है उसको हम रेपो रेट करते हैं। यानी बैंकों को अपने पैसे उसको लोन लेने का यानी रीपर्चेज का जो ऑप्शन आरबीआई दे रही है, जिस रेट पे वो दे रही है वो रेपो रेट है। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, अगर रेपो रेट में कोई चेंज होता है तो इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन पे पड़ता है। यानी बैंक जब हायर रेट पे लोन आरबीआई से बोरो करेगा तो नो विदाउट एनी डाउट अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो
जो लोन लैंड कर रहा है, यानी वो बैंक जो मार्केट में लोन देगा वो हायर रेट पे देगा। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली धीरे धीरे जो डिमांड है लोन की वो रिड्यूस होगी और ओवरऑल मनी के फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा और डिमांड कंट्रोल होगी। दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो दूसरा फैक्टर्स है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट यानी जिस पे आरबीआई बैंकों से लोन बाई करती है, यानी जब आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा रही है तो मनी का फ्लो रुक रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रही है तो मनी का फ्लो बढ़ रहा है। तीसरा जो इसका जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर क्या है कि जो आरबीआई की जो नॉर्म्स है उनमें आरबीआई ने डिसाइड किया कि किसी भी बैंक को जो उसके पास डिपॉजिट्स हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई में डिपॉजिट करके रखना है। मान लीजिए आज की डेट में करंट रेट जो आरबीआई का है, जो सीआरआर का रेट चल रहा है और वो रेट को बढ़ा के आरबीआई इंक्रीज कर देती है, यानी कि अगर आज की डेट में सीआरआर का रेट 4.5% है और उसको आरबीआई बढ़ा के 5.5% कर देती है, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं उसके अगेंस्ट में बैंक को 1% ज़्यादा अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी बैंक की जो लोन देने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये क्या होगा, इससे बाजार के अंदर मनी का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे डिमांड पे आने लगेगा, जो कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा। सेम सीआरआर की तरह एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी सीआरआर की तरह ही है, बस इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि सीआरआर में जो रिजर्व है वो बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है और एसएलआर में जो रिजर्व है वो बैंक अपने ही पास रखते हैं, बस उस अमाउंट को वो किसी और मतलब उसकी अमाउंट को वो लैंड नहीं कर सकते। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं। सेम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ कुछ डिसीजन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी करती है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर 3 फैक्टर्स हैं वो हैं पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट्स। पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकार के पास जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो है माध्यम है वो है टैक्सेज। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो या उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार सरकार टैक्स के रेट घटा देती है, जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट या फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है और वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करती है। सेम कई बार मनी के फ्लो को रोकने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही होती है एक्सपेंशन के लिए। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो डिमांड को रोकने के लिए, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कई बार सरकार अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस भी कर देती है, जिससे भी मनी का फ्लो फ़र्क पे इम्पैक्ट आता है। सरकार के पास जो पब्लिक डेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा उत्साह देने के लिए, उनको इनक्रेज करने के लिए गवर्नमेंट कई बार पब्लिक डेट्स के जो रेट्स हैं उनको भी बढ़ा देती है। और ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स करके सरकार भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जिनका इम्पैक्ट हम रूटीन में देखते हैं कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पे टैक्स घटाया, सरकार ने जैसे आरबीआई ने कभी रेपो रेट बढ़ाया जिसकी वजह से कभी सीआरआर का रेट बढ़ाया, जिनके बारे में हम जनरली आजकल चर्चाओं में सुनते हैं और हमें समझना चाहिए। सेम फैक्टर्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट उसको बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में और इकोनॉमी का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टिव, अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका मेरी उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये समझना चाहिए। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टर को वाइजली ऐसे डिसीजन लेने चाहिए और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो हायर रिटर्न प्राप्त करे और फ्यूचर में अपना जो इन्फ्लेशन की वजह से जो वो एक्सपेंडिचर बढ़ने जा रहा है उसको बीट कर सके और वाइजली डिसीजन लेके अपनी लाइफ को एक एन्जॉयबल लाइफ बना सके, बिना किसी इम्पैक्ट के, बिना किसी दबाव के। थैंक यू।